गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंट में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बैंक समाधान विवरण क्या है, यह किस लिए बनाया जाता है और इसके बनाने का फॉर्मेट क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंक समाधान विवरण क्या है। प्रिय छात्रों, आज के वर्तमान समय में प्रत्येक व्यवसायी अपना खाता बैंक में खोलता है और अपने द्वारा होने वाले समस्त नकद लेन देनों को बैंक के साथ करता है। लेकिन जब कोई भी व्यवसायी अपना चालू खाता बैंक में खोलता है तो ऐसी दशा में वह व्यवसायी अपने पास यानी अपनी खाता बही में बैंक का खाता खोलता है, यानी बैंक के नाम का खाता खोलता है और अपने द्वारा होने वाले समस्त लेन देनों का लेखा इसमें करता है। इसके विपरीत बैंक भी अपने वहां उस कस्टमर का खाता खोलता है, उस कस्टमर के नाम का खाता खोलता है। उस कस्टमर जो भी हो ABC उसके नाम का खाता खोलता है और उसके द्वारा होने वाले समस्त लेन देनों का लेखा इस कस्टमर के खाते में करता है। जैसे व्यवसायी जो भी पैसा जमा करता है या चेक जमा करता है उसके लिए व्यवसायी अपने खाता बही में जो बैंक का खाता खुला हुआ है, जब पैसा जमा करेगा या चेक जमा करेगा तो उसके लिए डेबिट पक्ष में यानी नाम पक्ष में लेखा करता है और जो भी पैसा निकालता है या चेक किसी को काट करके देता है तो ऐसी दशा में वह क्रेडिट पक्ष में लेखा करता है, यानी जमा पक्ष में लेखा करता है। और फिर लास्ट में जब टोटल करता है, खाता बंद करता है, बैलेंस निकालता है तो ऐसी दशा में इसका डेबिट बैलेंस आता है, यानी इसका डेबिट यानी नाम बैलेंस आता है। जो व्यवसायी ने अपने पास बैंक का खाता खोला हुआ है, अपने द्वारा होने वाले समस्त लेन देनों का यदि पैसा वो जमा करता है या चेक जमा करता है तो नाम पक्ष में, और यदि भुगतान लेता है या किसी को चेक देता है तो जमा पक्ष में लेखा करता है। फिर जब लास्ट में क्लोजिंग करता है तो उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस आता है। वहीं पर बैंक जो अपने पास उस कस्टमर का खाता खुला हुआ है, बैंक भी उस कस्टमर के द्वारा होने वाले नगद जमा को या चेक को वह क्रेडिट पक्ष में लेखा करता है और जो भी राशियां व्यवसायी बैंक से निकालता है या चेक किसी को इशू करता है तो उसके लिए डेबिट पक्ष में बैंक लेखा करता है, यानी उसके खाते को डेबिट यानी नाम पक्ष में लेखा करता है। और फिर जब खाता लास्ट में बंद करता है तो इसके भी खाते का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आता है। तो इस प्रकार से जो व्यापारी ने अपने पास बैंक का खाता खोला हुआ है उसका डेबिट बैलेंस और बैंक ने जो अपने पास कस्टमर का खाता खोला हुआ है तो उस पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों समान है। क्योंकि समान लेन देन का लेखा दोनों में समान हो रहा है, इसलिए दोनों का बैलेंस किसी भी निश्चित डेट में मिलाया जाता है तो समान ही आता है। यानी कस्टमर ने जो अपने पास बैंक का खाता खोला है अपनी खाता बही में, उसका डेबिट बैलेंस और बैंक ने जो अपने पास कस्टमर का खाता खोला हुआ है उसका क्रेडिट बैलेंस दोनों बराबर है। तो जब दोनों में होने वाले सभी लेन देनों का लेखा समान रूप से किया जा रहा है तो निश्चित ही किसी भी समय पर मिलाया जाए तो इन दोनों का बैलेंस एक ही जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाता है। कुछ ऐसे कारण हैं
जिनके वजह से दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाता है। तो उन्हीं अंतरों को मिलाने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसी को हम बैंक समाधान विवरण के नाम से जानते हैं। इसको हम परिभाषा के तौर पे कह सकते हैं कि एक निश्चित तिथि पर रोकड़ बही के बैंक स्तंभ के शेष को पासबुक के शेष से मिलान करने पर पाए जाने वाले अंतर के समाधान हेतु बनाए गए विवरण को बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से पासबुक के शेष में और रोकड़ बही के शेष में अंतर आ जाते हैं। यानी दोनों को जब किसी भी निश्चित डेट पर मिलाया जाता है तो दोनों का शेष बराबर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाता है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाता है। तो प्रिय छात्रों, इसके निम्न दो कारण हैं जिसके वजह से पासबुक के शेष में और रोकड़ बही के शेष में अंतर आ जाता है। नंबर फर्स्ट कि ऐसी प्रविष्टियां जिनका लेखा रोकड़ बही में तो कर दिया गया हो। रोकड़ बही में करने का मतलब जो कस्टमर ने अपनी खाता बही में बैंक का खाता खोला हुआ है उसमें तो कस्टमर ने कर दिया, लेकिन अभी तक पासबुक में उसका लेखा बैंक के द्वारा नहीं किया गया है, तो इस वजह से अंतर आ जाता है। जैसे चेक निर्गमित किए गए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। मीन्स जब चेक कस्टमर काट करके किसी थर्ड पर्सन को या अपने लेनदार को देगा तो ऐसी दशा में जैसे ही वह बिजनेसमैन व्यवसायी चेक इशू करेगा, काटेगा, वैसे तुरंत यह मान लेगा कि अब इतने पैसे हमारे खाते से क्या होंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए वह अपने कैशबुक से तो उतना पैसा माइनस कर देगा, लेकिन जिसको भी चेक उसने दिया है अभी तक वह व्यक्ति उस चेक का पेमेंट लेने के लिए बैंक के पास नहीं गया है। जब बैंक के पास नहीं गया तो बैंक ने उस चेक का पेमेंट नहीं किया होगा। जब नहीं किया है तो फिर आपके खाते से उतना पैसा लेस भी नहीं हुआ होगा, यानी कम भी नहीं हुआ होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो पासबुक में बैलेंस अधिक शो करेगा जबकि कैशबुक में बैलेंस कम शो करेगा। ये अंतर है। फिर दूसरा भी है कि चेक विपत्र बैंक ड्राफ्ट बैंक में संग्रह के लिए भेजा गया है। संग्रह का मतलब जमा करने के लिए भेजा गया है किंतु संग्रहित नहीं हुए। संग्रह के लिए भेजा गया है लेकिन वो अभी तक संग्रहित यानी जमा आपके खाते में नहीं हुए हैं। प्रिय छात्रों, जैसे ही व्यवसायी ने किसी भी चेक को किसी भी बैंक से उसने चेक पाया होगा देनदार से, तो वह उस चेक को अपने खाते में पैसा जमा करने के लिए बैंक के पास भेजेगा। तो जैसे ही वो भेजेगा वैसे ही आप मान लेगा कि अब इतना पैसा हमारे खाते में जमा होगा तो हमारे खाते का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। यह मानकर के वह अपने कैशबुक में बैलेंस क्या करता है, बढ़ा देता है। लेकिन जो चेक उसने बैंक में जमा होने के लिए भेजा है, बैंक ने अभी तक उस चेक का पैसा आपके खाते में जमा नहीं किया है। जब नहीं जमा किया है तो बैंक आपके खाते में बैलेंस उतना बढ़ाएगा भी नहीं। इस वजह से जितना आपके खाते में पहले से बैलेंस होगा उतना ही अभी शो करेगा, जबकि आपके कैशबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ शो करेगा क्योंकि आपने जितने का चेक जमा होने के लिए भेजा है उतने से आपने अपने कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से कैशबुक का बैलेंस अधिक होगा जबकि पासबुक का बैलेंस कम ही होगा। तो यहां पर भी दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाएगा। फिर दूसरा रीजन क्या है कि ऐसी प्रविष्टियां जिनका लेखा पासबुक में कर दिया गया हो। ऐसी प्रविष्टियां जिनका लेखा पासबुक में कर दिया गया हो किंतु रोकड़ बही में न हुआ हो।
अभी तक जो हम लोग देखे कि जिनका पहले रोकड़ बही में तो लेखा हो गया है, पासबुक में नहीं हुआ है। अब दूसरा रीजन क्या है, जस्ट उसका अपोजिट, कि ऐसी प्रविष्टियां जिनका लेखा पासबुक में तो हो गया है लेकिन अभी तक रोकड़ बही में नहीं हुआ है, तो उसके वजह से भी अंतर आ जाता है। तो अब इसमें ऐसे कौन कौन से लेन देन हैं जिनकी वजह से पासबुक में लेखा हो जाता है और रोकड़ बही में लेखा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अंतर आ जाता है। तो इसमें है नंबर फर्स्ट, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। प्रिय छात्रों, बैंक आपकी जमाओं पर एक निश्चित दर से ब्याज देता है। जब ब्याज बैंक आपको देगा तो ऐसी दशा में आपके खाते में ही बैलेंस उतना क्या करेगा, बढ़ा देगा। जब बढ़ाएगा तो पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, उतने रकम से यानी ब्याज की रकम से बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी जानकारी कस्टमर को नहीं है, इसलिए कस्टमर ने अपने पास यानी अपने खाता बही में जो बैंक का खाता खोला हुआ है उसमें लेखा नहीं कर रहा है, यानी उतना अमाउंट नहीं बढ़ा रहा है। जब नहीं बढ़ाएगा तो कैशबुक में बैलेंस जितना पहले शो कर रहा होगा उतना ही अभी शो करेगा। इस प्रकार से कैशबुक में बैलेंस कम शो करेगा जबकि पासबुक में बैलेंस अधिक शो करेगा। तो यहाँ पर भी दोनों के बैलेंस में अंतर आ रहा है। दूसरा है कि बैंक द्वारा लगाया गया कमीशन। बैंक द्वारा लगाया गया कमीशन यानी बैंक आपको जो भी सेवाएं देता है उन सेवाओं के प्रतिफल में वह आपसे बैंक चार्ज के रूप में कुछ शुल्क लेता है। तो प्रिय छात्रों, बैंक जब भी आपसे चार्ज लेगा तो वह आपसे न ही नकद मांगने जाएगा और न ही आपसे लेने जाएगा, वह डायरेक्ट आपके खाते से ही उतना पैसा क्या करेगा, काट लेगा। जब काटेगा तो ऐसी दशा में आपके खाते में जितना भी बैलेंस होगा उसी में से माइनस कर देगा। इस प्रकार से पासबुक में बैलेंस तो कम हो जाएगा, लेकिन आपने जो अपने पास कैशबुक रखा है आपको जानकारी नहीं है कि बैंक ने हमसे चार्ज लिया है या नहीं लिया है, इसलिए आप अपने में से लेस नहीं करेंगे, जिससे कैशबुक में बैलेंस अधिक शो करेगा। कैशबुक में बैलेंस अधिक शो करेगा जबकि पासबुक में बैलेंस कम शो करेगा। तो यहाँ पर भी दोनों के बैलेंस में अंतर आ रहा है। फिर थर्ड है कि बैंक द्वारा लाभांश व ब्याज सीधे खाते में जमा करना। बैंक को आपने निर्देश किया है कि बैंक हमारे लाभांश और ब्याज को वसूल करके हमारे खाते में जमा कर दीजिएगा। तो बैंक द्वारा क्या करता है कि बैंक आपकी जो भी लाभांश होगा, जिसमें कंपनी से आपको लाभांश या ब्याज मिलना होगा, बैंक उस कंपनी से सीधे उतना ब्याज या लाभांश लेकर के आपके खाते में जमा कर देगी। जब जमा करेगी तो आपके पासबुक का बैलेंस उतने रकम से बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी भी जानकारी आपको नहीं है, इसलिए आपको नहीं है, इसका मतलब व्यापारी को नहीं है, इसलिए व्यापारी अपने कैशबुक में नहीं बढ़ाएगा। जब नहीं बढ़ाएगा तो कैशबुक में बैलेंस कम शो करेगा। तो यहाँ पर भी दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाता है। इसके अलावा कोई कस्टमर सीधे आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया, यानी कोई ऐसा कस्टमर होगा जिससे आपको पैसा पाना हो और वह आपको नकद न दे करके आपके खाते में ही डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। तो जब ट्रांसफर करेगा तो आपके खाते का बैलेंस उतनी रकम से बढ़ जाएगा, यानी पासबुक में बैलेंस तो बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी भी जानकारी आपको नहीं है, इसलिए आप अपने में बढ़ाएंगे नहीं। जब नहीं बढ़ाएंगे तो कैशबुक में बैलेंस कम शो करेगा जबकि पासबुक में बैलेंस अधिक। तो यहाँ पर भी इन दोनों के बैलेंस में अंतर आ रहा है। तो प्रिय छात्रों, ऐसे कारण हैं जिनके वजह से दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाता है। इन्हीं अंतरों को मिलाने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है वही हमारा बैंक समाधान विवरण होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बैंक समाधान विवरण यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट यानी प्रारूप क्या है, यानी किस प्रारूप में, किस फॉर्मेट में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो प्रिय छात्रों, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसी विशेष निश्चित तिथि को ही बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण बनाते समय सबसे पहले हम
पर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट या शॉर्ट में BRS दिखाते हैं। फिर उसके नीचे एज एक्ट, जो भी वर्ष के समाप्ति चाहे 31 मार्च 2020 हो, चाहे 31 दिसंबर 2016 हो, कुछ भी हो, यहाँ पर हम दिखाएंगे जिस भी निश्चित तिथि को बैंक समाधान ब्यूरो बनाया जा रहा है। उसके बाद इसमें 3 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला पार्टिकुलर्स यानी विवरण का, फिर डिटेल्स यानी विस्तार का, और तीसरा अमाउंट यानी राशि का। इसके बाद से पार्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, यानी किसी भी एक के बैलेंस को बेस मान करके दूसरे से मिलान किया जाएगा। तो यदि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, और पासबुक दिया है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। दोनों में से किसी न किसी को बेस मान करके एक दूसरे से टैली करना होगा। तो यदि कैश बुक का बैलेंस दिया है तो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, और इसका जो अमाउंट होगा अमाउंट वाले कॉलम में। यदि पासबुक का बैलेंस दिया है तो बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट वाले कॉलम में जो भी बैलेंस दिया है। फिर इसके बाद ऐड और लेस। अब ऐड में जब एक को बेस मान करके दूसरे से टैली किया जा रहा है तो अवश्य किसी में ऐड किया जाएगा और किसी में लेस किया जाएगा। तो ऐसी जो मदें हैं जिनको एक दूसरे से मिलाते समय ऐड किया जा रहा है, उनको हम ऐड वाले कॉलम में दिखाएंगे। जो भी मदें हैं जितनी भी हों उनको नंबरिंग करके यहाँ पे जो भी मदें मिलान करते समय ऐड हो रही हैं उनको हम ऐड वाले में दिखाएंगे, और यहाँ पे विस्तृत विवरण यहाँ पे देंगे नरेशन टाइप का। यहाँ पे लिखेंगे कि किस वजह से अंतर है। फिर इसके बाद इनका जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे हम डिटेल्स वाले कॉलम में दिखाएंगे। फिर वही काम हम लेस वाले में करेंगे कि जब टैली करते समय कोई ऐसी मदें हैं जिनको लेस किया जा रहा है यानी घटाया जा रहा है, तो ऐसे कौन कौन सी मदें हैं उन मदों को हम विस्तार में यहाँ पर देंगे। जितने भी मदें होंगी, फिर एक अमाउंट की डिटेल्स वाले कॉलम में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐड वाले का जितना भी अमाउंट एक साथ है इन सभी को हम एक साथ जोड़ करके यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यानी तीनों को एक साथ जोड़ करके जो भी अमाउंट आया है यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे। और पहले से ये बैलेंस वाला अमाउंट दिया हुआ है, अब इस बैलेंस को और इस बैलेंस को दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ने पर जितना भी आएगा हम यहाँ पे दिखाएंगे। फिर वही काम यहाँ पे हम लेस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, तीनों को या जो भी जितने भी मदें हों जितना भी अमाउंट हो उन सभी को एक साथ जोड़ करके फिर इस बैलेंस को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। फिर इसके बाद से ऐड और बैलेंस का टोटल करने पर जितना अमाउंट आया है इसमें से हम इसको लेस करेंगे, यानी बैलेंस का जो अमाउंट है और ऐड का जो अमाउंट है दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पे दिखाएंगे। फिर लेस को भी एक साथ हम जोड़ करके यहाँ पर दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो भी अधिक अमाउंट होगा उसी में से एक दूसरे को हम लेस कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा हम नीचे दिखाएंगे। फिर उस बैलेंस के सामने हम दिखाएंगे
पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में कि बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक। छात्रों यदि यहाँ पे कैश बुक है तो जो बैलेंस हमारा लास्ट में आंसर के रूप में आएगा वहां पे हम बैलेंस एज पर पासबुक दिखाएंगे। यदि कैश बुक यहाँ मानते हैं तो यहाँ पे पासबुक होगा। यदि यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो जो यहाँ पे बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस कैश बुक का होगा। तो इसी फॉर्मेट में हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं।